बाबा साहब पर सबकी दावेदारी और उसकी जंग, दंगल उसका है कि किसके हिस्से में बाबा साहब कितना आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा हमारी तरफ खींच लो। बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने की लड़ाई नहीं है, बाबा साहब के आचरण को अपने जीवन में उतारने की भी जंग नहीं है। जंग किस बात की है कि बाबा साहब का ठप्पा किसके ऊपर ज्यादा लगेगा। सारा खेल दलित वोट का। कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा, कोई पार्टी ले लीजिए देश में, सारी पार्टियां इस बात को लेकर सचेत रहती हैं कि बाबा साहब पर दावेदारी छूटे नहीं। और बीएसपी जैसी पार्टी तो स्वाभाविक तौर पर मानती है कि भाई उसकी सबसे बड़ी पूंजी बाबा साहब है। अब अगर उसमें कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नीले वस्त्र पहनकर निकल आएंगे बाहर, तो बीएसपी को नाराजगी होना स्वाभाविक है, लाजमी है। इसीलिए आकाश आनंद ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए कहा कि नीले साड़ी और नीली टी शर्ट पहनकर वो फैशन स्टेटमेंट दे रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये बसपा की नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई हमारा जो पेटेंट था वो आप ले जा रहे हो। कांग्रेस जान रही है कि अगर दलित एक बार जागृत हो जाएं, उसकी तरफ आ जाएं, तो उसके भाग्य पलट सकता है। उसके भाग्य में जो मार्केश की दशा इतने वर्षों से लगी है वो हट सकती है, राजयोग की राह खुल सकती है, मार्ग प्रशस्त हो सकता है। समाजवादी पार्टी भी जानती है कि इधर 2024 में लोकसभा के चुनाव में दलितों ने कुछ रुख किया है सपा की ओर, अन्यथा समाजवादी पार्टी और दलितों के बीच में अच्छा समीकरण नहीं था उत्तर प्रदेश में। अब वो चाहती है कि रास्ता और आगे तक जाए, इसलिए वो भी बाबा साहब के सम्मान में मैदान में आई। बसपा देर से आई मैदान में, उसको लगा कि अगर अब नहीं निकले तो लुट जाएंगे, सारा मेला लुट जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो बहन जी ने फैसला किया कि नहीं, 24 तारीख को बसपा वाले निकलेंगे, लेकिन वो खुद नहीं निकली। ये तो निर्देश दिया कि तुम लोग निकलो, लेकिन वो खुद नहीं निकली। अगर मायावती खुद निकलती सड़क पर, घर की देहरी लांग कर, अपने भव्य राजप्रासाद की देहरी लांग कर मायावती जी निकलती, तो उसका संदेश दूसरा होता, उसकी गूंज दूसरी होती, उसकी प्रतिध्वनि अलग होती। लेकिन वो नहीं निकली। उन्होंने आकाश आनंद से कहा कि बेटा जाओ तुम ही देख लो कैसा क्या करना है। तो कुल मिला के आपस में एक बहुत देशज शब्द है, आपस में कटाजुज। कटाजुज मतलब भीषण संघर्ष। वो कटाजुज हो रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर, उनकी विरासत के नाम पर, और दलित वोटों में दावेदारी को लेकर। पार्टियों को लगता है कि भारत में दलित वोट का चेहरा अंबेडकर है, तो जो ज्यादा बाबा साहब के करीब माना जाएगा, दलितों में माना जाएगा, कि जिसके लिए दलितों में ये धारणा बन जाएगी कि बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है या बाबा साहब के उसूलों पर चलने वाली नेता है, तो उसके पीछे दलित खड़े हो जाएंगे। शायद इसीलिए ये हंगामा है। भारतीय जनता पार्टी भी क्यों पीछे रहे। एक तो उसने ये कह दिया कि भाई हमने अपमान किया ही नहीं, फिर प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतरे। आज भी प्रधानमंत्री ने बाबा साहब को लेकर कांग्रेस से 10 सवाल पूछ डाले एक सार्वजनिक मंच से। कल भाजपा के जितने मुख्यमंत्री थे उन सब ने अपने अपने राज्यों में, राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी विषय पर कि अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने कब कब कैसे कैसे किया, और भाजपा ने बाबा साहब का सम्मान कब कब कैसे कैसे किया, सिर्फ ये बताने के लिए। यानी भाजपा कांग्रेस को कहीं वॉकओवर देने की मूड में नहीं, लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि भैया इसी में लड़ने में कुछ हासिल हो जाए तो अपने भी बिगड़ी बन जाएगी। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि बाबा साहब के नाम पर जारी है भीषण संघर्ष, कटाजुज।
हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सियासी दंगल जो है इसके निहितार्थ क्या हैं और कौन पार्टी इसमें आगे चल रही है और कौन पार्टी पिछड़ गई। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। सत्रह दिसंबर के बाद अंबेडकर को लेकर सियासी श्रद्धा का जो सैलाब उमड़ा है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अहम सवाल ये है कि आखिर अंबेडकर का असली दावेदार कौन है। दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि हर रोज कोई ना कोई सियासी दल अंबेडकर के सम्मान में मैदान में उतरने का ऐलान कर रहा है। इसी कड़ी में दलित वोटों की लंबी लड़ाई लड़ने वाली बसपा ने भी मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। मायावती ने इस प्रदर्शन को सफल बताते हुए कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई और बाकी दलों पर निशाना साधते हुए सत्ता की मास्टर चाबी का मंत्र भी दिया। बाबा साहेब विरोधी टिप्पणी वापस नहीं लेने व पश्चाताप नहीं करने पर बीएसपी के आह्वान पर आयोजित ऐसे प्रदर्शन आदि समस्या का स्थायी हल नहीं, बल्कि इसके लिए बहुजनों को सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके शासन वर्ग बनकर ही अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनाना होगा, तभी मुक्ति व सम्मान संभव है। अमित शाह के बयान के बाद से ही कांग्रेसी कुंबा संसद से लेकर सड़क तक अंबेडकर के मुद्दे पर कोलाहल कर रहे हैं। अंबेडकर के सम्मान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस मोदी सरकार और बीजेपी को दलित विरोधी कटघरे में खड़ा करने में जुटी है। वहीं मोर्चे पर आए पीएम मोदी और सीएम योगी ने अंबेडकर के मसले पर कांग्रेस के किरदार के पन्ने पलट दिए। याद करिए, जब कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार केंद्र में थी, तब उस समय कांग्रेस यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है या वंचितों और दलितों का नहीं है। यानी देश को कैसे लोग आपसी बंटवारे का कार्य कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के दलितों और वंचितों को अपमान करने का जो एक काला अध्याय कांग्रेस का रहा है, कमोवेश वही परिपाटी समाजवादी पार्टी ने भी अपनाई है। आम आदमी पार्टी तो प्रदर्शन से परे एआई वाले वीडियो के जरिए अंबेडकर पर बाकी दलों से और आगे का एपिसोड बना चुकी है। वहीं दलित वोटों में सेंधमारी कर चुकी समाजवादी पार्टी भी अंबेडकर के मुद्दे पर मुखर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और जमीन पर रहने वाले लोग, गरीबों के भगवान हैं और भगवान की तरह उन्हें हमेशा सम्मान किया, भगवान की तरह पूजते हैं। आज भी गाँव आप जाएंगे तो उनके कैलेंडर होंगे, उनकी तस्वीर होगी, उन्हें लोग पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो पिछड़ों से, दलितों से, आदि आबादी से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यक से और खासकर पीडीए के लोगों से नफरत करते हैं। पीडीए के लोगों का हक छीना है, पीडीए के लोगों को उन्होंने दूरियां बनाई हैं। पीडीए के लोग ही भगवान मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी। बहरहाल अब इसे अंबेडकर पर सियासी दावेदारी का दंगल कहे या दलित वोटों का एंगल, जो भी है, देश प्रदेश की परिधि में हर पॉलिटिकल पार्टी अंबेडकर के पोस्टर को जोर शोर से लहराने में लगी है। इसलिए सवाल ये है कि अंबेडकर पर जो सजा है सियासी दंगल, क्या दलित वोटों का है ये एंगल? बाबा साहब पर दावेदारी का दंगल, स्थिति ये है। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी साहब का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज शर्मा साहब का बहुत स्वागत है। एडवोकेट सुरेश चंद्र जी हैं, बीएसपी के नेता। सुरेश जी का बहुत बहुत स्वागत। तहे दिल से शुक्रिया साहब जी। मुझे एक विश्वनाथ प्रताप सिंह का एक
कई वक्त बयान याद आता है जो उन्होंने कहा था जब प्रधानमंत्री बने। और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री जब बने थे तो 40-42 साल हो चुके थे देश की आज़ादी के। आज अंबेडकर जी पर जो मार मैं देख रहा हूँ, सभी दलों के बीच में खींचातानी मची है, तो मुझे याद आ गया बीपी सिंह ने पता किया कि भाई सेंट्रल हॉल में भी अंबेडकर की फोटो क्यों नहीं लगी तस्वीर अभी तक। तो बताया गया कि साहब पहले कुछ लोगों ने कोशिश की, मेमोरेंडम वगैरह दिए, लेकिन उस वक्त की जो सरकार यानी कांग्रेस की जो सरकार है नहीं, उन्होंने कहा कि वहां जगह ही नहीं बची ना, दीवार पर जगह नहीं बची, पूरा सेंट्रल हॉल फुल हो गया, फोटो नहीं लग सकती अंबेडकर की। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था दिल में जगह बनाओ, दीवार पर जगह बन जाएगी। और उसके बाद पहली बार भारत के संसद में भीमराव अंबेडकर का चित्र लगा। ये है हकीकत। खैर, मैं सुरेश जी आपसे बात शुरू करूंगा। आपकी पार्टी सबसे देर में क्यों जागी? एक, उसको जब ये लगा कि नहीं तो मेला लूटे ले रहे हैं दूसरे लोग, तो बहन जी का जगो चलो। और जब जागी भी तो जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे जी उतरे मैदान में, बहन जी क्यों नहीं उतरी? उनने सुरेश जी से कह दिया, बोले आप संघर्ष करो। नहीं, आपका तो मामला और ज्यादा था गंभीर, सुरेश जी नहीं। लिखा हुआ आर्टिकल है और आज से लगभग 8-10 साल पहले का है, जब मैं पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी करता था, कि वाहरे जमाने कैसी बहस छिड़ी कि अंबेडकर हमारा है। ये आज की ही बात नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से ये जान लेना चाहता हूं कि 1984 से पहले ये सारे के सारे राजनीतिक दल, सारे के सारे देश के राजनीतिक नेता कहां चले गए? 1984 से पहले भी बाबा साहेब का यही फोटोग्राफ था इंडिया में। 1984 से पहले बाबा साहेब का लिखा हुआ यही संविधान था। बाबा साहेब के द्वारा लिखे हुए वही वॉल्यूम थे। बाबा साहेब के द्वारा लिखी हुई किताबें थी, पुस्तकें थी। और बाबा साहेब के ऊपर जिन विद्वानों ने भी किताब लिखी वही किताबें थी। लेकिन 1984 से पहले एक भी कोई राजनीतिक नेता, एक भी कोई राजनीतिक दल बाबा साहेब का नाम लेना पसंद नहीं करता था। क्यों? क्या कारण है उसका? तो धन्य रहे मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहेब को भारत देश के घर घर तक पहुंचा दिया। और इस देश की तो छोड़ो, संसार का सबसे दादा देश, मजबूत देश अमेरिका को माना गया है। अमेरिका को भी ये लिखने के लिए मजबूर कर दिया, द सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी, सुरेश जी सारी बात ठीक है भगवान, लेकिन मैं तो पूछ रहा, अगर बहन जी भी उतर आती प्रदर्शन में तो थोड़ी जान आ जाती, मैं समझना। फिर दोबारा में आएंगे अभी इसका। अमिताभ जी, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात जी, कि माननीय बहन जी ने जो एक साथ आने की बात कही, माननीय बहन जी ने हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को मौका दिया, लिखित में मौका दिया कि आपने जो ये गलती की है बाबा साहेब के सम्मान में, तो आप अपने अल्फाज वापस लें, आप अपने पद से इस्तीफा दें और इस डेट तक दें। अगर नहीं दिया, 23 और 24 की जो मध्यरात्रि 12 बजते हैं, उस डेट तक का टाइम था। लेकिन तैयारी के लिए कह दिया गया था हम लोगों को। जब ये काम नहीं हुआ तो बसपा ने जो अपना, माननीय बहन जी ने जो आदेश किए थे, अच्छा दूसरे माननीय बहन जी ठीक दिशा निर्देश नहीं दे रही है। ठीक है, दोबारा अगर मुझे भेज दिया, ठीक है, अभी रुकना होगा। मेरा मूल प्रश्न था, उसका उत्तर नहीं आया कि बहन जी खुद क्यों नहीं निकली थी। तो ठंडा भी है नहीं कि नहीं 4 कदम भी चल देती तो एक मैसेज जाता। खैर,
मूल प्रश्न था, मौसम का कोई बाकी असर तो नहीं है सारी अमिताभ बात जी। हमको पता ही है। जब मैं 72 साल का आदमी कर रहा हूं डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक, इसीलिए हमने मैंने दिया कहा है ना हाँ, कल। तो बहन जी ये क्यों नहीं हमने दिया है ना निकली? कल। ठीक है, ठीक, वही सुरेश जी अभी रुकना होगा। राज शर्मा जी, ये बाबा साहब की विरासत पर खींचतान मची है नहीं कि भाई पॉलिटिकल हिस्सेदारी किसकी ज्यादा हो जाए। मैं सुन रहा था आकाश आनंद ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीली साड़ी और नीले टी शर्ट पहन के फैशन स्टेटमेंट दे रहे हैं। राज शर्मा जी, सबसे पहली बात तो ये कहता हूं कि आकाश आनंद जी ने क्या कहा, मैं उनके बयानों से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन एक सलाह जरूर दे दूंगा कि उम्र का तकाजा होता है, हमें सोच के बोलना चाहिए और बोलकर नहीं सोचना चाहिए। और मैं आपको कह दूं कि बात यहाँ पे भीमराव अंबेडकर साहब की नहीं, बात यहाँ पे चाहे नेहरू जी हो, गांधी जी हो, पटेल साहब हो या अंबेडकर साहब हो, ये हमारे देश के एक ऐसे स्तंभ हैं जिनके सहारे ये देश टिका हुआ है। और ये हमें इन्होंने जीते जी बेइज्जत किया, अरे आप बहुत बोलते हैं। सुरेश जी एक मिनट, उनकी आवाज, उनकी बात आएगी, फिर आएंगे आपके पास। जी सुरेश जी, जी राज साहब आपकी बात आएगी। जी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा आज मैं आपसे बहस करूं, और मैं आपसे बिल्कुल बहस नहीं करूंगा। जी आप सीनियर सिटीजन है, 72 ईयर ओल्ड जी, एंड यू आर टॉकिंग लाइक दिस। राज भाई बोलो। बैंक ऑफिसर, हाँ और किसी चैनल में कर लेंगे ऐसी बहस। मेरा ये मानना है कि हमें यहाँ पे अमिताभ भैया, यहाँ पे ये नहीं है बताने की जरूरत होनी चाहिए, ना कहने की कि कौन किसके ऊपर, कौन किसको इसको अपना बता रहा है। अभी आपको शायद ध्यान नहीं होगा, अरे बहुत अत्याचार हो रहा है। कल केशव प्रसाद मौर्य साहब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बरेली जिले में आए, उन्होंने फिर दोबारा स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट था कि अखिलेश और भीमराव अंबेडकर साहब, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब दलितों के वंचितों के हितैषी नहीं थे। यह बयान केशव मौर्य जी ने दिया है कल। अरे आप इस बात को सोचिए ना, हम कितने भी बड़े नेता बन जाएं, अमिताभ दादा, हमें यह अधिकार नहीं है कि हम अपने पूर्वज भारत रत्न और उन नेताओं का भाई ठीक है, ठीक है, आपकी बात सिर माथे। एक छोटा सा सवाल है, फिर बाकी तो बहस दोबारा में सबको ले आएंगे, फिर और अखाड़ा सजेगा। अभी तो शुरुआत हो जाए, वार्म अप हो जाए। मेरा सिर्फ एक छोटा सवाल ये था कि बाकी सब में आपको लोड आ रहा था, सेंट्रल हॉल में फोटो लगाने में तो कोई लोड नहीं था क्या? यानी किन किन की लगाई, सबकी लगाई, लेकिन एक मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक होता है और उसमें भागने की गुंजाइश कम रहती। मैं पूछ रहा हूं 40 साल आप हुकूमत कर गए, नेहरू जी से लेके इंदिरा जी तक, राजीव गांधी तक, और बाबा साहब की फोटो नहीं लगा पाए, क्यों? भारत रत्न तो छोड़ो, आप फोटो नहीं लगा पाए। क्या अंबेडकर विश्वनाथ प्रताप के प्रधानमंत्री बनने के बाद पैदा हुए? ऐसा तो गलत काम हुआ नहीं था। अंबेडकर का जितना योगदान था वो तो पहले से था। बेसिक सवाल जो मैंने बीपी सिंह को कोट किया, जो उन्होंने कहा था मुझसे कि हमने कहा पूजा क्यों नहीं लगा, तो बोले बताया गया जगह नहीं बची, तो हमने कहा कि दोस्त दिल में जगह पैदा करो। राज शर्मा जी, आपने जाने किन किन की फोटो लगा दी वहां? मेरा जवाब पूरे नेहरू परिवार की फोटो लगा दी, लेकिन बाबा साहब के लिए जगह नहीं थी। राज भाई बस सिर्फ इसका उत्तर, फिर मैं जोशी जी के पास चलूंगा। जी, अगर किसी कारणवश, अगर किसी से कोई नियत गलत नहीं होगी, मान लो वो चूक हुई, वो ब्लंडर हुई, लीजिए मैं कह रहा हूं, अगर वो ब्लंडर हुई तो क्या वो ब्लंडर ये अधिकार देती है कि आने वाली संतानें भी क्या अंबेडकर साहब का अपमान करती रहेंगी? वो हो सकता है गलती हो गई हो सकता है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं जो झूठ बोल जाऊं, लेकिन आप एक बात बताइए ना मुझे, गृह मंत्री तो बोले, अब तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का उप मुख्यमंत्री भी कहे कि भारत रत्न प्राप्त भीमराव अंबेडकर साहब भी दलितों और वंचितों के हितैषी नहीं थे। ठीक है राज भाई, अभी रुकना होगा। ठीक, अभी रुकना होगा। जोशी जी के पास चलूंगा। जोशी जी को बधाई भी देनी है। जोशी जी को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव नामित किया है, इसलिए जोशी जी को बहुत बधाई। जोशी जी, मसला वही, आप दो राष्ट्रीय दल हो गए, कांग्रेस भाजपा, और सपा और बसपा उत्तर प्रदेश के अखाड़े के पुराने प्लेयर क्षेत्रीय दल। लोकसभा के चुनाव में आपके पास नॉन जाटव दलित आया, इसका प्रमाण मिलता है। आपकी सीटें इसलिए आई ज्यादा।
आपको लगा कि अंबेडकर वाला मसला है, बसपा भी अभी सुस्त है, इसमें तेज चाल चलो, तो फिर मामला थोड़ा इधर खिंच जाएगा। और शायद इसीलिए बहन जी ने फिर ये इस स्टैंड लेने की स्थिति में उन्होंने अपने को लाके खड़ा किया कि भाई कांग्रेस और सपा, उन्होंने केवल कांग्रेस नहीं बोला, जहां बोला उन्होंने सपा को भी लपेटा कि कांग्रेस और सपा दलित विरोधी है, कांग्रेस और सपा अंबेडकर विरोधी हैं। जोशी जी। अमिताभ जी, आपने बड़े भाई के रूप में मुझे बधाई दी, लेकिन जिस तरह का सामाजिक और राजनीतिक जीवन मैं पिछले 30 वर्षों से ऊपर से जी रहा हूं, उसमें जो समाजवाद को मैं पढ़ के आया, उसमें एक ही बात मैं समझ पाया और उसी को मैं जीने का प्रयास करता हूं कि ये पद की उन्नति और अवनति कोई विषय नहीं है। एक कार्यकर्ता का पद स्थायी पद है। मैं समाजवादी पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और केवल नेता मेरे अखिलेश यादव जी हैं जी। इसी को मैं जीता हूं। पहला तो आपका बधाई का जवाब। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपका चैनल है, आप हैं, आप इसके सबसे बड़े पत्रकार हैं, तो आप अपनी नाव को कैसे चलाएं ये तय आपने करना है। आप अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं उसको चलाकर। कांग्रेस को कैसे नाव चलानी है, भारतीय जनता पार्टी को कैसे नाव चलानी है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी को नाव चलानी है, हमें तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। हम लोगों को तो इस चीज से फर्क पड़ता है जिससे हमारी भावनाएं आहत हैं, पूरा देश की भावनाएं आहत हैं, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने भारत का संविधान के जो निर्माता थे, उनका अपमान उस लोकतंत्र के मंदिर में इस देश के गृह मंत्री ने कर उन अंबेडकर साहब के पूरे विश्व में जो विचारक हैं, उनके पच्चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, जो पीडीए को मानने वाले लोग हैं, उनकी आत्मा को चूर चूर करने का काम इस देश के गृह मंत्री जी ने किया है। जब तक देश के गृह मंत्री माफी नहीं मांगेंगे पूरे देश से, अनुयायियों से, अंबेडकर साहब के बताए रास्ते पर चलने वाले को लोगों के से, तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। पहला विषय। दूसरा विषय, तीसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, हम लोग तो एक ही लड़ाई में उत्तर प्रदेश में व्यस्त हैं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज पीडीए की लड़ाई को लड़े हैं, आशीर्वाद प्राप्त किया है, आगे और संघर्ष करेंगे। पीडीए को जगाने को लो माननीय अखिलेश यादव जी निकल चुके हैं और ये लड़ाई हमारी अनवरत चलेगी, क्योंकि समाजवादी लोग किसी आंदोलन को अगर लेते हैं हाथ में, तो उस आंदोलन को जब तक पूर्ण प्राप्ति नहीं होती तब तक हम लड़ेंगे। और ये अत्याचार, दुराचार इस समाज पे आज से नहीं है, कांग्रेस बीजेपी के समय की बात नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी है तब से उन समाज पे अत्याचार हुए हैं, ठीक है, अत्याचारों पे लड़ने की आवश्यकता है। ठीक है। मैंने कहा कि सब 52 गज के हैं। गाजियाबाद शहर था शायद, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, एक जनसभा हो रही थी, मोहम्मद आजम खान उसको संबोधित कर रहे थे। आजम खान तो आजम खान है, उनके सामने तो बड़े बड़े डायलॉग राइटर फेल है, जो डायलॉग वो बनाते हैं और उसकी डिलीवरी भी फिर अद्भुत है खान साहब की। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये जो अंबेडकर है ना, अंबेडकर, इसकी उंगली देख रहे हो ना, ऐसी, ये सबसे बड़ा भूमाफिया है, इसकी उंगली बता रहे कि सामने वाला प्लाट हमारा है, और इस पे ताली बजी। क्या बाबा साहब का इतना भद्दा अपमान, अपमान की भी कई श्रेणियां होती हैं, मेरे ख्याल कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन आजम खान भी मौज भी लेते रहे, उसके बाद उनका रौला कायम ही रहा। कोई भी सपा की जब भी सरकार आई तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने ही कही गए, व्यवहारिक रूप से, तकनीकी रूप से मंत्री, लेकिन व्यवहारिक रूप से पश्चिम के मुख्यमंत्री ही कहे जाते थे आजम भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब के साथ तो बहुत सारी गुस्ताखियां की हैं लोगों ने। रत्नाकर सिंह जी, राज भाई एक नई चीज खोज के लाए हैं, मुझे नहीं पता वो सच है गलत है, राज भाई जाने आप जानो, लेकिन वो खोज के तो लाए हैं केशव प्रसाद मौर्य का एक वक्तव्य, बड़ा खतरनाक वक्तव्य है एक, और दूसरा
समाजवादी पार्टी कह रही है, बीएसपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि जब तक आप माफी नहीं मांगोगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिर क्या होगा? तब तक तो 27 आ जाएगा यूपी में और उसके बाद 29 आ जाएगा देश में। रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, आज ये हो हल्ला क्यों हो रहा है, आज ये सड़कों पे बवाल काट रहे हैं, इसका कारण यही है कि माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है, देश की जनता को जो अभी तक गुमराह करने का ये लोग बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर टीका टिप्पणी करके गुमराह करने का काम करते थे, बरगलाने का काम करते थे, उसको देश की जनता को बताने का काम किया पूरे सदन में। और इनकी बौखलाहट कितनी साफ नजर आ रही थी कि सदन में ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम झूठे हो चिल्लाने लगे। चेहरा तो नहीं दिखा लेकिन आवाज उनकी इतनी जोर से आने लगी। और इन्होंने जब देश की जनता को आईना दिखाने का काम माननीय गृह मंत्री जी ने किया, अगले ही दिन इन्होंने 12 सेकेंड का सिर्फ वही क्लिप जो इनके ऊपर कटाक्ष के रूप में गृह मंत्री ने बोला था, उसको एडिट करके पूरे देश में फैलाने का और जनता को गुमराह करने का काम किया इन्होंने। लेकिन आप जानते हैं कि गृह मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि यह मेरी संस्कृति और मेरे पार्टी की संस्कृति कभी यह गवारा नहीं देगी, कभी यह बर्दाश्त नहीं करेगी और नहीं कहेगी कि हम जो है बाबा साहब अंबेडकर का कभी अपमान कर सकते हैं। हम उनको देवतुल्य मानते हैं और हमेशा से हमने उनको सम्मान की नजरों से देखा और सम्मानित करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, क्योंकि 5 तीर्थ स्थल उनके जन्म से और उनके जीवन से जो महत्वपूर्ण स्थल संबंधित है, उन स्थानों पे 5 तीर्थ स्थल बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब मैं आना चाहता हूं बात पे। अभी रजत भाई कह रहे थे, राज भाई कह रहे थे कि मान लेते हैं गलती हो गई, हमने सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का पूरे कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में कभी उनका तस्वीर उनकी नहीं लगी, ये गलती हो गई। लेकिन संतानें गलती करें ये जरूरी तो नहीं। मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप जरा भैया, वो एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है राहुल गांधी की, जिसमें वो कुर्सी लगा के बैठे हैं अपने साथी सांसदों के साथ और बाबा साहब की बड़ी सी फोटो अपने पैरों के नीचे रख के बैठे। अब वो कितनी बड़ी गलती है, इसके लिए वो माफी मांगेंगे राहुल गांधी, ये बता दीजिए। और माफी मांगने के मैं भुवन भाई को मैं भी अपनी तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही कर्मठ और योग्य इंसान है और बहुत सारे डिबेटों में और मेरे मित्र भी हैं, हम साथ रहे हैं और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, इनको जीवन में ऐसे ही आगे बढ़े। ये कह रहे थे कि माफी मांगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, ये क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी से कहते कि माफी मांगो, तुमने अपमान किया है बाबा साहब का, बार बार अपमानित करने का काम किया है। एक तो रंगा सियार है कांग्रेस पार्टी, जो ऊपर से तो नीला दिखता है लेकिन चरित्र उसका अंदर से जो है वो दूसरा है। अगर ये इतने चरित्रवान होते तो बाबा साहब अंबेडकर को 2-2 बार लोकसभा के चुनाव में हरवाने का काम षड्यंत्र के तहत नहीं करते। और उस व्यक्ति का और अपमानित करने का इन्होंने काम किया कि नेहरू ने, पंडित नेहरू जी ने अपने ही पीए नारायण काजरोलकर, वो उत्तर मध्य जो है मुंबई से चुनाव लड़वाकर और बाबा साहब को हरवाने का काम किया और उनको ही बाद में पद्म भूषण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जबकि कांग्रेस पार्टी पूरे जीवन काल में इनके जो कार्यकाल है उसमें कभी भी भारत रत्न इन्होंने देने की बात सोची तक नहीं। पंडित नेहरू ने स्वयं को भारत रत्न दे लिया, इंदिरा गांधी ने जिस भारत रत्न स्वयं को दे लिया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को सम्मानित करने का काम इन्होंने कभी नहीं किया। और ये किसने किया? ये हमारी समर्थित सरकार, बीपी सिंह की सरकार ने किया और हमने इनिशिएटिव लिया, तब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया गया। ठीक। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी, ये कितना बड़ा सम्मान करते हैं, एक घटना मैं याद दिला देना चाहता हूं। यूपीए की सरकार में एक तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है जिसमें पंडित नेहरू जो है कोड़ा लेकर के, कार्टून बना है कोड़ा लेकर के, और बाबा साहब अंबेडकर को मारने का काम कर रहे हैं और यही दिखाया जा रहा है उसमें।
और इस तस्वीर को पुस्तक में बाकायदे स्कूल के पुस्तकों में छपा करके और स्कूलों में भेजने का, पढ़वाने का काम किया जा रहा था। लेकिन तत्कालीन जो मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने इसके लिए माफी मांगी। कब माफी मांगी? जब हम लोगों ने, जब पार्टियों ने आंदोलन किया और कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का इतना घोर अपमान कभी कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, तब इन्होंने उस पुस्तकों से उस कार्टून को हटाने का काम किया। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि ये बाबा साहब का सम्मान करते हैं? ठीक है रत्नाकर जी, अब आगे बताइए। आ रहे हैं भैया, जो सुरेश जी आ रहे हैं। बस राज भाई, 2-3 चीजें तो कांग्रेस के गले में फंदा हैं। बाबा साहब अमिताभ अग्निहोत्री नहीं थे, सुरेश जी नहीं थे, राज शर्मा नहीं थे कि उनको जानते नहीं थे, उनके बारे में जानकारी नहीं थी क्या? नेहरू जी भी जानते थे, इंदिरा जी तो खूब ही जानती थी, सब जानते थे। ये भी जानते थे कि बाबा साहब का योगदान क्या है और वो भारत की एक कितनी बड़ी आबादी के लिए मुक्तिदाता हैं। लेकिन आप कांग्रेस ने कभी उधर सोचे नहीं, बोले ठीक है यार बाबा साहब छोड़ो, जाने दो। क्या नहीं होता है? अरे वो छोड़ो यार, जान दो। एक ये भाव होता है ना, टेक फॉर ग्रांटेड, जो आपने जाने कितनों कितनों को जैसे सम्मान दे दिया आपने, उनमें भी बाबा साहब का नाम नहीं रखा कभी। अब मैं उस बहस में नहीं जा रहा। राहुल गांधी ने फोटो उनकी कुर्सी के नीचे रख दी। बड़ा प्रश्न है कि बाबा साहब को तो सबसे पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था, नहीं? जिसको भारत की इतनी बड़ी आबादी रत्न मानती है, भगवान मानती है, उसको क्यों नहीं? राज भाई, इससे एक आपकी जो कांग्रेस की फ्यूडल मेंटेलिटी है वो दिखती कहीं नहीं। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा, आपने अपना सवाल पूछ लिया, मैं एक कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की बात आप ये क्यों नहीं कहते कि जब शायद ये इलेक्शन हार गए तो एक सांसद का इस्तीफा दिला के भी इनको जितवाया था और कानून मंत्री भी बनवाया था। और दूसरी बात एक बात कहता हूं, अगर आज जो गलती मेरे से हो जाए, मैं कह रहा कि अगर किसी कारणवश मुझे, सुरेश भाई एक मिनट जी, आज मैं आपसे सीनियर सिटीजन हूं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कर रहे हैं भाई मेरे। आप अपनी बात कहो, उनसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप अपनी बात कहो, आप मत रुको बीच में। मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूं कि अगर मैंने मेरे से किसी कारणवश कोई गलती हो जाए तो क्या वो मेरा बेटे को उससे बड़ी गलती करने का अधिकार मिल जाता? और क्या अभी देखिए, आपने पूछा मैं एक चीज लाया नहीं हूं, आपने कहा मैं लाया नहीं हूं। वो उप मुख्यमंत्री ने कही है, मेरे फोन पे भी है। अरे जब गृह मंत्री कह रहे हैं और उप मुख्यमंत्री कह रहा भारत रत्न प्राप्त बाबा साहब अंबेडकर दलितों के और वंचितों के, शोषितों के हितैषी नहीं थे, तो फिर इससे सच क्या है? मैं कहां से लाया? और आप कह रहे हैं रत्नाकर साहब तो वो आलू चिप वाला भी होगा। हमने तो ये 12 सेकंड का दिखाया, इसे अल्टर नहीं करा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अपने जिम्मेदारियों को निभाने से नहीं भागे भारतीय जनता पार्टी। आज जो बात हो रही है, आज ये बताएं कि मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी आगे आ जाते, वो कहते जी ठीक है गलत तो कहा, और गलत तो कहा ना, मैं कह रहा ना हमसे चूक हो गई, हमारी नीति गलत होगी, नीयत गलत नहीं थी। मैं दावे के संग कहता हूं, मैं दोबारा मेरे ख्याल से एक बात कहना चाहता हूं, रत्नाकर भाई, आने वाला टाइम आप लोगों को माफ नहीं करेगा। आप लोग पूर्व के नेताओं को बदनाम करने में लगे रहते हो, और याद रखिएगा जब आप नहीं होगे, वर्तमान को सब अच्छा कहते हैं, आप भी नहीं होंगे एक टाइम, तब ठीक है राज भाई, ठीक है। मैं सुरेश जी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा कि नीति का मामला नहीं था अंबेडकर साहब की फोटो लगाने का और भारत रत्न देने का, ये नियत का मामला था। इसलिए ये ना कहो कि नियत ठीक थी, नीति ना, नीति का मामला ही नहीं था। इसमें कोई पार्लियामेंट में बिल आना था फोटो लगाने में ना, अंबेडकर को एनसीईआरटी की बुक में शामिल करने में कोई पार्लियामेंट बैठनी थी? नहीं। भारत रत्न देने प्रधानमंत्री की इच्छा, जब खुद को दे लिया तो उनको भी दे देते। नीति नहीं, नियत का मसला है, नियत का मसला, वहां पर समस्या पैदा। सुरेश जी, कांग्रेस ने कहा कि बाबा साहब को हम ही हारने के बाद भी एक इस्तीफा दिला के राज्यसभा लाए और कानून मंत्री बनाया। ना, मैंने कहा नहीं, नियत सबकी एक जैसी है।
मुझे ये बात बताइएगा, साइमन कमीशन जब आया था इंडिया में बाबा साहेब की मांग पर, तो किसने विरोध किया था? लाला लाजपत राय, कांग्रेसी। जब 1932 से 34 में पूना पैक्ट हुआ तो बाबा साहेब का डबल वोट का राइट किसने विरोध किया? महात्मा गांधी जी ने। काउंसिल में हराने का बात ये अभी जिक्र कर ही रहे थे बीजेपी वाले लोग। मैं तो ये भी जानना चाह रहा हूं कि जसौर खुलना, जहां से बाबा साहेब काउंसिल में आए थे, वो पाकिस्तान वाले हिस्से में देने का मतलब क्या था? अंबेडकर जी को, बाबा साहेब को बेइज्जत करने का मसला था कि आप जाइएगा पाकिस्तान की असेंबली में। जसौर खुलना से बाद में जब जीत करके आए तो इन लोगों ने कोई वो नहीं की। और हमारे लिए ये भी याद करें, संविधान के बलबूते पे सांसद बन करके तो जाते हैं, न इन्होंने संविधान को पढ़ा है न संविधान बनाने वाले को पढ़ा है। और इतना ही नहीं, वाजपेयी साहब ने क्या कमी छोड़ी जब उन्होंने ये कहा कि मुलायम और कांशीराम दोनों मेरे जूते में कील की तरह चुभते हैं, पर मैं एक कील को दूसरी कील से निकालूंगा। और जहां तक सपा का मामला है, ये साथी भी सुने ध्यान से, 1995 में बाबा साहेब के अनुयायी, आप जितने हो उतने आपके लिए मुबारकबाद, और आगे और मान लें तो और अच्छी बात, कि माननीय बहन जी के ऊपर जो आक्रमण किया जून 1995 में, वो क्या मतलब था? इतना ही नहीं, इसी लोकसभा में आरक्षण का बिल आपके सपा के सांसद ने फाड़ा। उसके पीछे क्या नियत थी? और यदि एक दूसरे गलती कर रहा था तो दो को तो टोकना चाहिए था, भैया ये गलती है। जनसंघ कहां थी? आरएसएस कहां था? प्रजा सोशलिस्ट कहां थी? जनता पार्टी कहां थी? भारतीय जनता पार्टी कहां थी? ठीक है सुरेश जी। और बीजेपी वाले, सर एक बात कह देता हूं, एक सेकंड में। कह दो। बीजेपी वाले लोग कहां हैं? बाबा साहेब की मूर्ति संसद के प्रांगण में से हटा दी। क्या मकसद है उसके पीछे? क्या नियत है? नियत बस वही है कि बाबा साहेब जिस समाज से पैदा थे, क्या इज्जत थी। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं अमिताभ जी, कि आपने ये कहा कि बहुसंख्यक आबादी को बाबा साहेब ने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने का। ठीक है सुरेश भाई, अभी रुकना होगा। मैं जोशी जी के पास चलूंगा। जोशी जी, बीएसपी कह रही है कि 3 घटनाएं आपके गले पड़ी हैं। एक वो गेस्ट हाउस कांड, दूसरा आरक्षण वाला बिल जो फाड़ा राज्यसभा में, लोकसभा में सपा के लोगों ने, और तीसरा ये कि जो पदोन्नत हो गए थे लोग, उनको 1.25 लाख लोगों को एक साथ पदावनत कर दिया। जी, तो वो कह रहे फिर कैसे मान लें कि आप अम्बेडकरवादी हैं? देखिए, पहली बात तो गेस्ट हाउस कांड की, जिससे अधिकतर मैं देखता हूँ लोग बचने की कोशिश करते हैं। माननीय बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने उस एफआईआर को वापस लेने का काम किया। अब ये प्रश्न उनके हाथ में है कि अपने। सुरेश जी अभी रुको, आपको अवसर देंगे, अभी रुक जाओ, पहले जोशी जी की बात आ जाए। जी जोशी जी, अभी रुकना होगा, अभी केवल जोशी जी। देखिए, आप बहुत सीनियर सिटीजन हैं। नहीं, आप बोलो, आपकी आवाज जा रही है, बाकी किसी की नहीं जा रही, आप बोलो, अपनी बात कहो जी। मैं जो एफआईआर करी है और एफआईआर हटा दी गई है, मुझे लगता है अगर उस बात में उनकी रुचि होती कि कुछ उसमें विषय निकलता, तो जरूर मैं किसी पे एफआईआर करूंगा। और मैंने वापस ले ली, इसका मतलब मैंने मान लिया कि मैं इस तरह की घटना नहीं हुई। एक विषय जो कानून के विद्यार्थी के तहत मैं पाता हूँ, ये मेरा इतनी इस बात में कहना है। दूसरे जो आपने अन्य विषय बताने चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस लड़ाई को आज जो मैंने जहां पर बात, मेरा उद्देश्य कांग्रेस भाजपा पे नहीं था आज की बहस में, क्योंकि ये मुद्दा कांग्रेस भाजपा सपा और जो बसपा का है, इससे ऊपर का मुद्दा है। ये मुद्दा को आप इस तरह डाइवर्ट नहीं कर सकते हम लोग। ये भावना का मुद्दा है, और भावना ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई है। और अमिताभ जी, एक बात बोलना चाहता हूँ,
बहुत जोरदार बात आपको आज बोलना चाहता हूं। ये भ्रम फैलाया जाता है कि श्रवण समाज अंबेडकर साहब को नहीं मानता। मैं बोलना चाहता हूं, श्रवण समाज तो अंबेडकर साहब का बहुत ज्यादा मानने वाला व्यक्ति है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि अंबेडकर साहब ने शिक्षा के जो महत्व को समझाया, जो उन्होंने जो यातनाएं सही अपने जीवन में, वो लेसन दे गए और उससे सीखने का काम समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों ने करने का काम करा। तो ये खाली समाज का मिथ है। मेरे अन्य साथी भी इस बात को मानने का काम करेंगे, और मैं आपको तो खैर नहीं समझा सकता क्योंकि आप ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये भावनाओं को भी गलत ढंग से प्रेजेंट किया जाता है कि श्रवण समाज के लोग बाबा साहब को नहीं मानते। मैं खुद श्रवण समाज से आता हूं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को अध्ययन करता हूं, पढ़ता हूं, जीता हूं, कोशिश करता हूं कि अस्पृश्यता जो इस देश में है वो इस देश के अध्याय से खत्म हो जाए। इसकी लड़ाई को जो मेरे से संभव हो पाता है मैं उसको भी लड़ने का। ठीक है जोशी साहब, ठीक है। सुरेश जी आएंगे आपके पास? आएंगे 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 आप थोड़ी देर को मैं रत्नाकर जी के पास चलूं। रत्नाकर जी, सुरेश जी ने यानी बीएसपी ने आपको भी लपेटा, सपा को भी लपेटा, कांग्रेस को भी लपेटा। मतलब ये लग रहा है बीएसपी करी भाई ये क्षेत्र हमारा है, यहां से आप लोग हटो, नहीं ये डोमेन हमारा है, यहां केवल हम रहे खेलेंगे। इसलिए उन्होंने एक ही अंदाज में तीनों को लपेट दिया, कांग्रेस, सपा और भाजपा। जी बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, इसका एक साक्षात उदाहरण मैं आपको याद दिला देता हूं कि किस तरह से ये एससी एसटी समाज का वोट हासिल करने के लिए लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने किस तरह से भ्रम फैलाने का काम किया और कहा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अगर राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो भविष्य में चुनाव ही नहीं होगा इस देश में। तो इस तरह का जो है भ्रम फैलाने का काम ये पहले भी कर चुके हैं और आज भी ये वोट हासिल करने के लिए हमारे खिलाफ जो 12 सेकंड का वीडियो क्लिप चला रहे हैं। देश का कोई भी नागरिक, जिम्मेदार नागरिक अगर पूरे उस वक्तव्य को सुनेगा, उस पूरे भाषण को सुनेगा जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, तो वो समझेगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अन्याय करने का काम किया है बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ। दूसरी चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के प्रति, जो हमारे प्रति कह रही है कि हमने अपमानित करने का काम किया है। अरे भैया, बाबा साहब अम्बेडकर का आप जो है इस्तीफा पत्र उठाकर देख लीजिए। उस इस्तीफे पत्र में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि किस तरह से एससी और एसटी, पंडित नेहरू जी ने एससी और एसटी को सर्टिफिकेट पूर्व में मिल गया रहे थे कि इनको चुप कराइए, मैं बोलूं, अब बीच में आप बोलने लगे। जी आप बोलो या तो हम ही बोलने दीजिए। आप बोलो, आपकी आवाज जाएगी। अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं मुझे बोलने दिया जाए। रत्नाकर जी आप बोलो। जी वही मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया और इनकी पूरी मंशा रहती थी शुरू से ही कि बाबा साहब को दरकिनार किया जाए और लोकसभा में नहीं भेजा जाए। और इसी सब उपेक्षा के कारण उन्होंने अपने पत्र में यह जिक्र भी किया कि किस तरह से एससी और एसटी समाज को अनदेखा करने की कोशिश जो है पंडित नेहरू के सरकार में किया गया, इसलिए वह इससे मर्माहत हो गए और इस्तीफा उन्होंने दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर से यह भी लिखा कि किस तरह से मुस्लिम प्रेम जो है वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। आप दिखाइए किसी समाज के प्रति प्रेम, लेकिन एक ऐसा समाज का तबका है जो दलित तबका है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके हित के बारे में आपकी भी कभी भी अपने भाषणों में आपने उसके प्रति सकारात्मक रवैया दिखाने का काम कभी नहीं किया आपने, इसलिए मर्माहत होकर उन्होंने इस्तीफा किया। और यही वो पंडित नेहरू थे। अमिताभ जी मैं बताना चाहूंगा, जो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब अंबेडकर को कभी नहीं आने देना चाहते थे। ये तो धन्य भाग है गांधी जी का, जिनके आग्रह से, जिनके दबाव से इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और अगर ड्राफ्टिंग कमेटी का वो अध्यक्ष नहीं बनते और संविधान जो है कि रचना नहीं होती, तो हम और आप और देश की जनता उनके इतने बड़े इंटेलिजेंट जो ज्ञान से हम लोग अनभिज्ञ रह जाते। ये तो चाहते ही थे कि बाबा साहब को दरकिनार कर दिया जाए, देश से खत्म कर दिया जाए। अभी रुकना होगा। सुरेश जी आ रहा हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, गांधी जी, अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, पंडित जी,
पटेल साहब इनको छोड़ भी दें क्या, ये सब एक ही समय के लोग थे, ठीक, लेकिन इन बाद वालों को कैसे भूल जाएं जिन्होंने ऐसा चश्मा लगा लिया जिससे बाबा साहब की फोटो नहीं दिखी उनको। गांधी जी ने बाबा साहब से अच्छी बात कही और बाबा साहब ने गांधी जी से अच्छी बात कही कि खराब बात कही, ये छोड़ भी दें हम क्या। लेकिन चाचा और बाप और ताऊ उनकी लड़ाई भी रहे तो भतीजों को तो लड़ने का हक नहीं है ना, ना क्या। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, जोशी जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। एक पीढ़ी के बराबर के लोग हैं, वो अपना कुछ कहें सुने क्या, दूसरी पीढ़ी के लोग तो गाली गलौज नहीं करेंगे ना उनके उसमें। अंबेडकर की उपेक्षा वो ज्यादा खराब है जो बाद की पीढ़ियों ने की। 4 दशक तक अंबेडकर की फोटो नहीं लगा पाए हम। डूब मरने की बात है यार, डूब मरने की बात है। गांधी जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या कहा, माउंटबेटन क्या बोले और विक्टोरिया क्या बोली, छोड़ो। 40 साल तक हम बाबा साहब की फोटो ही नहीं लगा पाए, एक चीज खराब है। सुरेश जी बात तो बड़ी अच्छी उठाई भाई जोशी जी ने, उन्होंने जोर का झटका धीरे से दिया है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमको मालूम है कब वापस हुई और क्यों वापस हुई और कैसे वापस हुई, लेकिन सवाल तो बनता है कि फिर वापस क्यों ली एफआईआर। मेरी बात सुने आप जी, मैं कानून का आदमी हूं, जैसा जनाब ने कहा जी, मैं कानून का आदमी हूं। अगर कहीं माफी मांग करके और विड्रॉल करा लिया जाए तो वो समझौता नहीं होता, और उसमें यह कहीं नहीं लिखा जाता कि मेरी अब कंप्लेंट नहीं है। मैं कानून का आदमी हूं, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूं आज की डेट का, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं। मैं जनाब से जान लेना चाहता हूं तीनों से कि किसी पुरोहित ने अपनी पत्रा देख करके टाइम निकाला था क्या 6 दिसंबर 1992 का? भाई देखिएगा, आप हैं। नहीं सुरेश जी, एक मिनट पहले इसको फरियालो, एक मिनट सुरेश भाई, एक मिनट पहले इसको फरियालो। किसने माफी मांगी थी, क्या मसला था, पहले उस पर डिटेल दो, फिर 6 दिसंबर में जाएंगे। पहले इसका बताओ कि मुकदमा वापस क्यों हुआ, और अगर माफी मांगी तो माफीनामा पेश करो। सुनिएगा, उसके बाद तो आपके ही चैनल पर बैठ करके मैंने बात की है और मेरे से यह भी पूछा गया कि भाई उससे अखिलेश जी से क्या अब वो समझौता हो गया है। तो हमने एक ही बात कही कि यदि बाप ने कोई वो किया है, दंगा पंगा किया है, तो बच्चों से ये बात नहीं होती और आदमी के हालात और ख्यालात बदलते रहते हैं। तो मतलब आपके ख्यालात बदल गए, आपने छोड़ दिया? ना 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 ना, ख्यालात इनके बदले। हाँ। अगर इन्होंने वो झगड़ा किया था जून 95 में, तो फिर माफी इन्होंने मांगी होगी इनके मुताबिक, जोशी जी कहने के मुताबिक। माफी मांगी, कब मांगी और क्या मांगी, प्रकाश FIR नहीं, इनसे पूछ ले माफी मांगी तो क्या मांगी और किसने मांगी, और सार्वजनिक करो फिर माफीनामा। जोशी जी देखिए अमिताभ जी, मैं उससे भी बड़ी बात कर देता हूँ और ऑन चैनल कह देता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय डिम्पल यादव जी व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से, राजनीतिक रूप से कभी भी माननीय मायावती जी का बड़ा आदर करते हैं और हमेशा उनको मानने का काम करते हैं, पूरा सम्मान देने का प्रयास करते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता अपने नेताओं के लिए। हमारे नेता ने हमको उनका सम्मान करने का पाठ सिखाया। ठीक है सुरेश जी, वो तो करे, पूरा सब सम्मान करते हैं, बात ही खत्म हो गई। तो फिर आप वाला सवाल खत्म हो गया। अच्छा मैं समझ गया, मायावती जी ने सम्मान देख के द्रवित हो गए। ठीक सुरेश भाई, ठीक है, उसी उसमें वो बात आ गई। ठीक, मैं समझ गया। ये एक बात जान लेना चाहता हूं कि 6 दिसंबर 1992 को जो संविधान तोड़ा वही अयोध्या वाला मामला है। तो क्या किसी पुरोहित ने तारीख निकाली? और जब बाबा साहेब को ऐसे ही नहीं है अमिताभ जी, पूरी प्लानिंग, पूरा प्रयोजन कि जा अंबेडकर तुम तो मरे ही थे 6 दिसंबर 1956 को, आज से हम तुम्हारे संविधान को भी मारे दे रहे हैं, संविधान को भी तोड़े दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बीजेपी वाले विद्वान ठीक है सुरेश भाई, ठीक है। तो तब तो संविधान
को कि अगर हम 6 दिसंबर 1992 को संविधान की मृत्यु घोषित कर रहे हैं तो कम से कम 1000 दृष्टांत हैं भारत में जो फिर संविधान की मृत्यु के दिवस होंगे। तो संविधान कितनी बार मरा? एक ही बार मरेगा ना। गजब बात है। सुरेश अब बीच में नहीं है ना, अभी आप बीच में नहीं भाई, आप आगे बोल दिए जितना बोलना था आपको, जितना उस वक्त स्मरण आया बोल दिए, आप बार बार तो नहीं। 3500 सिख मारे गए, वो संविधान का राजतिलक था, वो राजतिलक था। अजब हाल है यार। नहीं ना क्या पहले वाली बात सही है ना, अभी रुकना होगा सुरेश भाई ना, अभी रुकना होगा। भोपाल में गैस त्रासदी कांड हुआ, कौन कौन लोग गुनहगार थे? कौन उस एंडरसन को अपनी गाड़ी में बैठाकर छोड़कर आया? वो भारत की राजनीति में कौन व्यक्ति था? नानी के आगे ननिहाल की बात नहीं चलती और ना दाई से पेट छुपता भैया। जो सुरेश जी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। वो संविधान का झंडारोहण था, हाँ वो भी संविधान का खंडन था। 1000 उदाहरण मैं बता दूं, इसलिए मैं बार बार कहूंगा। अतीक के लड़के को एनकाउंटर में मारा गया, पुलिस पे गोली चलाई, पुलिस ने गोली चलाई, अतीक का लड़का मारा गया। बड़े नेताओं ने मालूम क्या कहा? सुरेश जी सुन लो, हमेशा के लिए सनद रखना। बोले लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई और एक आध कानून की हत्या हो गई। हमने अपने ऑफिस के लड़कों से कहा बाहर देख के आओ कोई क्या, वो बोले भाई साहब कहीं हत्या नहीं हुई, कानून भी है, लोकतंत्र भी है, संविधान भी है। आप लोगों ने तमाशा बना दिया संविधान का। बोले आज मेरे पांव मोच आ गई, बोले संविधान की हत्या हो गई, बोले गुड्डू के दांत में दर्द है, बोले लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये तमाशा बनाए हो क्या? आपको पता भी है लोकतंत्र संविधान क्या चीज है? गजब बात, बोले कान में दर्द हो रहा, बोले संविधान की हत्या हो गई। अरे नहीं महाराज, संविधान बड़ी चीज है, उसी से देश चल रहा। खैर सुरेश जी, आगे के लिए मैंने कहा निवेदन किया, बाकी तो आपकी बात पूरी सुनी ली थी। ये आगे के लिए मैंने निवेदन किया कि संविधान को आप लोग इतना नीचे ले आए कि अपराधियों के एनकाउंटर में भी संविधान घुसा दिया। अमिताभ जी नहीं, ऐसा नहीं करो महाराज। 5 सेकंड दे दो बस। बोलिए। जो अभी आपने जिक्र किया, कानून का ये प्रावधान है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाए, अरे जाने छोड़ दो, तो वहां पर एनकाउंटर करना, अरे छोड़ दो महाराज, अब एनकाउंटर सजा देना कोर्ट का काम है, एनकाउंटर सजा देना पुलिस का काम नहीं है। अब रुक जाओ, एनकाउंटर फिर अब आप गलत बात बोल रहे हो महाराज। कोर्ट एनकाउंटर करेगी? पुलिस सजा होती है ना जी, मजाक कर रहे हो, सजा होती है ना। अरे रुक जाओ इम्पिचमेंट होता है जो अरे भाई सुरेश जी, आप ही सारा समय ले लोगे, बड़ी दिक्कत होगी। मैं एक आखिरी बात आपको कह रहा हूं, उसके बाद आपका माइक म्यूट कर दूंगा। हाँ, पुलिस पर अपराधी गोली चलाए और पुलिस वाला उसको चॉकलेट खिलाए, गजब बात करते हो, गजब बात कर रहे हो। बोले कानून है, अरे कानून है हमको भी पता है, लेकिन पुलिस पर फायर झोंक रहा है अपराधी, तो क्या किया जाए? उसमें फायर ना किया जाए। इसलिए ये नासमझी की बातें हैं, इनमें मत पड़िए, छोड़िए, बड़ी बात करिए। आज अम्बेडकर का मुद्दा तक कहां नीचे बहस को लिया है। राज शर्मा जी, मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस और बाकी सारे दल कह रहे कि जी अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और सब अपनी अपनी रोटी सेकने के उसमें भैया किसी तरीके से दलित वोट में ये मैसेज जाए कि हमसे ज्यादा बाबा साहब का समर्पित सिपाही कोई नहीं। लेकिन ये लड़ाई कब तक चलेगी? बीजेपी की तरफ से तो कोई सिग्नल नहीं है ऐसा कि वो कहीं से बैक फुट पर है, फिर क्या करेंगे? एक बात सुन लीजिए, अब ये लड़ाई कब तक चलेगी? चैनल पे डिस्क्लोज करने का कोई उचित समय नहीं है, लेकिन मैं एक बात आप ही के द्वारा पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, मैं 1 घंटे से कह रहा हूँ, रत्नेश भाई भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, कि कल बरेली शहर में, जिले में केशव प्रसाद मौर्य आए और वो भी कहें कि अम्बेडकर साहब दलित। आपने क्यों नहीं बोला कि रत्नाकर जी जवाब देंगे? मैं उसकी सत्यता से परिचित नहीं, इसलिए नहीं बोलूंगा ना। मैं दिखा रहा, मैं वीडियो दिखा रहा, मैं बोलने का अर्थ है महाराज, मैं असत्य बात कैसे बोल दूं जब तक मैं सत्य ना जान लूं ना। देखो भैया, एक वीडियो दिखा रहे हैं, मैं आपको भेजता हूं राज भाई, एडिटेड वीडियो दिखा रहे हैं। ठीक, अभी रुक जाओ, न्यूज़ नहीं है, ठीक, आगे बात। रत्नाकर भाई, रत्नाकर जी, अरे रुको भाई, एक मिनट राज बाबू, एक मिनट रुको। ये वीडियो, रुको भाई रत्नाकर, ये वीडियो का खेल
में मैं नहीं पढ़ता, ना मैं इतना जानकार हूं। मैंने तो एक वीडियो देखा जिसमें बाबा साहब अंबेडकर केजरीवाल के सिर पे हाथ रख रहे हैं, करे जा बच्चा मौज कर। उसमें भी मैं प्रतिक्रिया दूं? वो 56 में मर गए और केजरीवाल को शीश महल के बाहर खड़े होकर करे आजा बेटा लो, ओए गुड्डू जाओ मौज करो। क्या वो भी वीडियो चल रहा है? क्या करे वीडियो का? ना भाई साहब, मैं वीडियो बाजी से बचता हूं ना। बयान दिया था, क्या वो राहुल गांधी जी का था कि आलू डालो सोना निकलो? आप बताइए। अरे मैंने कहा क्या राहुल ने ऐसा बोला? मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कभी कि राहुल गांधी ने बोला सोना निकलेगा। वो बोले तो उनसे पूछो। आपको क्या हो गया आज? आपको क्या हो गया अमिताभ भैया? नहीं, उसका कारण है, ठीक है राज भाई, आगे बात रत्नाकर उसका जवाब देंगे। मैं जोशी जी के पास चलूंगा। मैं एक बात कह दूं, इस टेक्नोलॉजी के चरम काल में वीडियो पर प्रतिक्रियाएं नहीं देनी चाहिए जब तक आप खुद उस वीडियो को की सत्यता स्थापित ना कर ले। कानून भी यही कहता है, समझ भी यही कहती है, विवेक भी यही कहता है। जोशी जी गलत तो नहीं कह रहा। वीडियो तो किसी का भी कुछ भी बन जाएगा, किसी का चेहरा, किसी का धड़ और किसी की आवाज। ये डिजिटल अरेस्ट क्या हो रहा है? वीडियो के खेल है ना। बाप को लड़के की आवाज सुनाई देती है टेलीफोन में और लड़का सो रहा है। खैर जोशी जी, वही प्रश्न आपसे, ये युद्ध कब तक चलेगा? ये लड़ाई कब तक चलेगी बाबा साहब पर दावेदारी की? अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है जो ये विषय है जी, ये विषय आज देश को आजाद हुए इतने वर्षों के बाद भी अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अपमान कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बेसिक है उसमें ही कहीं ना कहीं कमी है। और लोकतंत्र के मंदिर के अंदर मुझे लगता नहीं है कि ये मामला देश पूरा आंदोलित है। बाबा साहब को मानने वाले देश में और विश्व में जो उनके अनुयायी है उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत रोष है। इसको डाइवर्ट करना चाहें आप कांग्रेस की गलतियों से, पिछली सरकारों की गलतियों से, ये डाइवर्ट नहीं हो पाएगा। कितना प्रयास कर लीजिए ये डाइवर्ट नहीं हो सकता। वो शब्द पूरे देश और विश्व ने सुन लिया है। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगने के अलावा, माननीय अमित शाह जी को माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प देश के पास नहीं बचा। रत्नाकर जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि नेहरू की गलती बताओ और चाहे मुलायम सिंह की गलती बताओ, इससे मसला डाइवर्ट नहीं होगा, माफी मांगनी होगी। माफी के बिना, माफी से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं। रत्नाकर जी, देखिए अमिताभ जी, अगर कृत माफी वाला रहेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी मुद्दे पे माफी मांगेगी। किसानों के मैटर में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं आकर के और खेद व्यक्त किया। तो इस तरह के कहीं पे हमारा अहम अहंकार हमारे सामने नहीं आता है। लेकिन इनके वोट की राजनीति ऐसी है कि एक विशेष समाज का वोट हासिल करने के लिए एससी एसटी समाज का वोट कौन सा दल हासिल करे, इसके लिए होड़ दिख रही है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। आज देख रहे हैं सब लोग बैनर पोस्टर लेकर के सड़कों पे उतर रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। वो सत्यता के बारे में लोगों को जानकारी से परे रखना चाहते हैं, जबकि जानकारी इसके दिगर है। जानकारी यही है कि पूरे सदन में आप पूरा वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, कहीं पे भी माननीय गृह मंत्री जी ने कि बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने का काम नहीं किया, बल्कि हमेशा से उनको सम्मान देकर वहां पे उन्होंने बात किया है। और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमारी संस्कृति और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति कहीं ऐसे बाबा साहब को अपमान करने वाली नहीं है। हम उनको देव तुल्य मानते हैं और मानते रहेंगे, लेकिन जनता को गुमराह करने का काम जिस तरह से इन्होंने लोकसभा में किया, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परिणाम विधानसभा के चुनाव में दिखा दिया कि किस तरह से एससी एसटी समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो। ठीक है, सबने दिखा दिया कि कौन सी पार्टी उनके हित के लिए काम करी और किसके साथ खड़े। आगे बात, मुझे लगता है कि बड़े राजनेताओं के और खासतौर पर स्वतंत्रता के युद्ध के समय के जो नक्षत्र मंडल है भारत का, उसके मान और अपमान का विषय वोट से तय नहीं हो सकता। कौन जीता कौन हारा इससे तय नहीं हो सकता। कुछ चीजें वोट से परे मन की होती हैं
और उस समय के जो नक्षत्र मंडल के लोग हैं वो सूरज थे। हम लोग जुगनू हैं, बहुत मानो अपने को बड़ा तो जुगनू, जुगनू से आगे कोई जा ही नहीं सकता। वो नक्षत्र मंडल था। उनकी शान सलामत रहे, उनके प्रति हमारा भाव कृतज्ञता का रहे, इस पर तो कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। और जो समाज अपने पुरखों को सम्मान नहीं दे सकता, कृतज्ञता नहीं दे सकता, वो समाज बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। ये जान लीजिए। मैं बाबा साहब के मसले पर यही कहूंगा, अतीत में जो भी गलतियां हुई वो दोहराई नहीं जानी चाहिए कभी। मुझे याद है एक कार्यक्रम में मैं गया, दिल्ली में कार्यक्रम था, दलित लेखकों का एक सम्मेलन था, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। उसमें महाराष्ट्र से एक सज्जन आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उनका गांव मुझे याद है, भाषण में उन्होंने बताया था, जहां से चंद्रचूड़ साहब जो सीजीआई रहे जोशी जी, उनका जो गांव था वही उनका गांव था, लेखक। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैंने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन अगर मेरे मैं उस वक्त होता तो मैं बाबा साहब के अपने शरीर की खाल उतरवा के उसकी जूती बनवा के बाबा साहब के पांव में पहना देता। मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये भाव, ये सच है कि बाबा साहब इस देश की बड़ी आबादी के बीच में अवतार ही माने जाते हैं, भगवान ही माने जाते हैं, उससे कम नहीं। बाकी सब नेता माने जाते हैं, बाकी सब नेता माने जाते हैं। नेहरू जी, पटेल साहब, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सब नेता बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस नक्षत्र मंडल में बाबा साहब अकेले हैं जो अवतार माने जाते हैं, भगवान माने जाते। मेरी बात से आप असहमत नहीं हो सकते। जो स्थान सिखों के दृष्टिपथ में नानक का है, वही इस देश की वंचित आबादी के दृष्टिपथ में अंबेडकर साहब का स्थान है। उससे कम नहीं है 1 इंच। उनके जन्म के अवसर पर आप इनके बीच में जाइए तो आपको पता लगेगा कि इनके हृदय में बाबा साहब कहां विराजित हैं। ये भारत का प्राण तत्व है, इस पर सस्ती राजनीति नहीं होनी चाहिए। अद्भुत मेधा का व्यक्ति, अद्भुत मेधा, ऐसा जाज्वल्यमान नक्षत्र जिसकी आभा हजारों साल तक भारत को आलोकित करेगी, जिसको दुनिया ने माना कि इससे बड़ा मानवता का मुक्तिदाता कोई दूसरा नहीं हुआ। दुनिया ने माना, जिसने इतनी बड़ी आबादी को जीवन पलट दिया हो। कोई नहीं कर पाया दुनिया में, कोई भी नहीं कर पाया। दुनिया के इतिहास उठा के देख लीजिए जो अंबेडकर ने किया। इसलिए बाबा साहब है। एक बात जोशी जी ने कही, उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। अभी संयोगवश 2 दिन पहले भी मैंने उसी पर टिप्पणी की थी, लेकिन वो विषय उन्होंने कहा कि हजारों साल से पीडीए के साथ अत्याचार हुआ। मैं एक बात बता दूं, बिन कासिम 711-12 में आया था हमला करने, उससे पहले तक भारत के सामाजिक जीवन में कहीं कोई विकृति नहीं थी। राज भाई आप भी समझिएगा, कहीं कोई विकृति नहीं थी। सुरेश जी आप समझिएगा, क्योंकि आपकी पार्टी तो पूरा जात के उसमें एनालिसिस में रहती है। अहीर राजा थे, कुश राजा थे, मौर्य राजा थे, गुप्त राजा थे इसी देश में। ये तो डबल पीडीए मैंने खोल बता दिया। राजा थे, राजवंश क्या इसी देश में, इसी भारत में। ये गड़बड़ कब से हुआ मुझे कहने में संकोच नहीं, क्योंकि मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं जो मैं दाएं बाएं बच के चलूं। गड़बड़ तब हुआ जब बिन कासिम आए, खिलजी आए, मिलजी आए, एवक आए, टेवक आए, बाबर आए, सावर आए, तब से ये गड़बड़ होना शुरू हुआ। राज जी और जोशी जी, मुझे लगता है हमेशा के लिए हम लोग इस बात को स्वीकार कर लेंगे। भारत को अपमानित करने का लक्ष्य मत रखिए। ये मां है हमारी, इस सच्चाई को क्यों नहीं हम बोलते? मौर्य इसी में देश में मौर्य डायनेस्टी हुई कि नहीं हुई? गुप्त डायनेस्टी हुई कि नहीं हुई? अहीर शासक हुए कि नहीं हुए? ये
राजपूत थे? नहीं। ये ब्राह्मण थे? नहीं। ये वैश्य थे? नहीं। ये खरे पीडीए थे, खरे पीडीए, खांटी पीडीए। इस देश में राजतंत्र रहा, इन लोगों का राजा रहे, पूरी श्रृंखला रही परिवार की, पीढ़ियों की। ऐसा था हमारा भारत। राज भाई, हर्षवर्धन भी था तो चंद्रगुप्त भी था। कल कोई मतभेद था क्या? ऐसा गुलदस्ता दुनिया में कहीं और हो तो हमको बता दीजिए। अंग्रेजों में अमेरिका में काले और गोरे की लड़ाई, मार्टिन लूथर किंग किसके लिए लड़े? लेकिन इस भारत में यह सा रहा, नाश तो तब हुआ जब आक्रांता आए, और डबल नाश तब हो गया जब नेताओं ने समाज में राजनीति का विष घोलना शुरू कर दिया। द्वारिका किसकी राजधानी थी? कौन शासक थे? किस वर्ग के थे? 5232 वर्ष पहले, 5232 वर्ष पहले। क्या नासा बताता है कि कृष्ण का समय वो रहा होगा, एक अंदाजन। उस समय राजा कौन था? सोचिए, क्या मैंने बना दिया? नहीं ना। भारत के सबसे चमकदार राजवंशों में चंद्रगुप्त मौर्य का श्रृंखला आती है, गुप्त की श्रृंखला आती है। ये लोग कौन हैं? इसलिए मैं कहता हूं, भारत में बहुत कुछ अच्छा भी है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और खुले मन से स्वीकार किया जाना चाहिए। हमारे यहां न जात थी, न स्त्री पुरुष का भेद था। पूरी गंभीरता से दोहरा रहा हूं, कभी व्यक्तिगत तौर पर हम जिसको भी शंका हो, हम उनके साथ कॉफी पर बैठ सकते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे चर्चा कर सकते हैं। ना जात थी, ना सामाजिक भेदभाव था, ना स्त्री पुरुष का भेदभाव था इसी भारत में। आखिरी बात कहता हूं, शायद बहुत लोगों को स्मरण नहीं होगी, पता तो सभी को होगी। ऋग्वेद के जितने मंडल हैं और उनमें जितने सूक्त हैं, उसमें से बड़े हिस्से के सूक्त जो हैं, उसमें से एक बड़ा पोर्शन महिला ऋषियों ने लिखा है। जोशी जी, विश्व की पहली कृति है और उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन महिला ऋषियों का है। ये छोटी बात है क्या? हमारे यहां पर्दा तब आया जब मुगल आए, खिलजी आए, ऐबक आए, टेबक आए, तब। उससे पहले पर्दे का कोई दृष्टांत नहीं। पासी राजा हुए कि नहीं हुए? सुरेश जी, पासी राजा हुए कि नहीं हुए? पासी कौन है? इसलिए मैं कहता हूं, इस सत्य को स्वीकार करिए। हम अपने देश की महानता पर गर्व करना भी सीखिए। सियासत चलती रहेगी, देश यहीं रहेगा। देश सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।